नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपन जो वीडियो की जो सीरीज़ अपनी जो चल रही है, इन वीडियोस में जो अपन का जो करंट में जो टॉपिक चल रहा है वो था अपना रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी कि निवासी स्थिति का निर्धारण और कुल आय के क्षेत्र का निर्धारण एक करदाता के लिए कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन इस टॉपिक्स में या इस लेसन में अपन पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस जो 3 या 4 वीडियो मैंने आपको पोस्ट किए हैं उसमें अपन ने निवासी स्थिति का निर्धारण करना सीखा है। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जब एक करदाता की निवासी स्थिति का अपन निर्धारण कर लेते हैं तो उसकी कुल आय का क्षेत्र अपन कैसे निर्धारित करते हैं। इससे संबंधित जो धारा है वो 5 है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 5, उसमें कुछ प्रोविज़न लिखे हुए हैं कि एक करदाता के कुल आय का क्षेत्र कैसे निर्धारित करेंगे, कौन सी आय उसकी कब स्थिति में, कौन सी स्थिति, यानी कि निवासी स्थिति अपनी 3 तरह की होंगी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और आपका अनिवासी। तो किस आय को कब शामिल करेंगे ये इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है आपके धारा 5 के, उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं और फिर इसी मैटर को, जो प्रोविज़न अपने को भी थ्योरिकल रूप में देखने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको उनको समझाने वाला हूं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपकी धारा 5 क्या कहती है कुल आय के क्षेत्र का निर्धारण करने के संबंध में। तो देखिए शुरू करते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है प्रोविज़न के रूप में धारा 5 में। तो करदाता की निवासी स्थिति, यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है वो कह रही है कि एक करदाता की कुल आय का क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि जो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो है करदाता की निवासी स्थिति। ये देखिए यहाँ पर ये 3 पॉइंट आपको लिखे गए हैं, ये 1 नंबर, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये क्या है कि करदाता की निवासी स्थिति एक फैक्ट होगा। दूसरा, आय की प्राप्ति या उपार्जन का स्थान। ठीक है, पॉइंट ऑफ पैलेस ऑफ इनकम, उसकी प्राप्ति का स्थान क्या है, और पॉइंट ऑफ टाइम, आय प्राप्ति का समय क्या है। ये 3 चीज़ें होंगी जो एक करदाता की कुल आय का क्षेत्र निर्धारित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कौन कौन सी? एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस यानी कि निवासी स्थिति, दूसरा पैलेस ऑफ इनकम यानी कि आय का स्थान, उपार्जित आय का और प्राप्त की गई आय का। ठीक है, अब ये उपार्जन और प्राप्त करना किस तरह से होता है, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूड बेसिस। आप वाणिज्य के विद्यार्थी हो तो ये आप आसानी से समझते हो। कैश बेसिस और एक्रूड बेसिस क्या होते हैं, ये 2 बेसिस हैं जिनके आधार पर अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये अच्छे से आपको जानकारी होंगी कैश और एक्रूड बेसिस की। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किस समय में आपको आय प्राप्त हुई है या प्राप्त समझी गई है, या उपार्जित हुई है या उपार्जित समझी गई है। ये 3 चीज़ें फैक्ट होंगी अपनी, जिनके बेस पर अपन को कुल आय को करदाता की कुल आय में अपने को उसको शामिल करना है। ठीक है, अब करदाताओं की 3 श्रेणियाँ थी मोटी मोटी, एक साधारण निवासी था और एक असाधारण निवासी और एक अनिवासी, 3 थे आपके। तो इनके लिए क्या क्या प्रोविज़न धारा 5 में लिखा गया है। तो निवासी तथा साधारण निवासी अगर कोई करदाता है भारत में तो उसके लिए ये बोला गया है कि गत वर्ष में भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई आय, गत वर्ष में भारत में उपार्जित या उदय समझी गई आय, या ऐसी आय जो भारत से बाहर उपार्जित या उदय हुई, भले ही गत वर्ष में वह प्राप्त न की जाए या न लाई जाए। ठीक है, सरल शब्दों में निवासी और साधारण निवासी को भारत में या भारत के बाहर उपार्जित समझी गई, प्राप्त की गई या प्राप्त समझी गई कुल आय पर कर देना होगा। काफ़ी घोल कर दिया है, किस तरह से अपने को इसको समझेंगे। प्रोविज़न में ही 2-3 लाइनों में ऐसा वर्ड लिखे गए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना आपको, कि सबसे पहले आपको निवासी स्थिति निर्धारित कर देनी है। अगर कोई करदाता भारत में साधारण निवासी है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 के प्रोविज़न के तहत भारत में साधारण निवासी है, तो उसकी कोई भी आय हो, आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी कोई भी आय हो, चाहे विदेश में उसने प्राप्त की गई है, चाहे इंडिया में उसने प्राप्त की है, उसकी कोई भी आय हो वो भारत में टैक्सेबल होंगी। उसकी कुल आय में उसको शामिल करना है साधारण निवासी की स्थिति में। तो इसके लिए तो आपको प्रोविज़न याद करने ही नहीं है, आपको सिर्फ प्रोविज़न याद करने हैं। तो एक इसके लिए और एक इसके लिए, बस इसके लिए भी आपको थोड़ा सा याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। अनिवासी के लिए भी थोड़ा सा है, ज़्यादा इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कैसे याद करेंगे। काफ़ी घुमा फिरा के लैंग्वेज लिखी गई है कि गत वर्ष में प्राप्त होने वाली, उपार्जित होने वाली, समझी जाने वाली, पता नहीं कौन कौन सी ये आयें होती हैं। तो आपको सिर्फ इन 2 बंदों के लिए ही कुछ प्रोविज़न हैं जो याद करने हैं। बाकी बेसिकली इनकी हर इनकम कुल आय में इनकी शामिल की जाती है।
जैसा कि साधारण निवासी का क्लियर है, उसके तो कोई भी आय हो, चाहे प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, कहीं पर भी उसकी आय प्राप्त हुई हो, चाहे विदेश में प्राप्त हुई हो, उसकी कुल आय में उसको शामिल करना ही है। निवासी परंतु असाधारण निवासी की स्थिति में देखिए 90% केसेस में सेम टू सेम आपका जो साधारण निवासी होगा वैसे ही कैलकुलेशन का तरीका इसका है। इसकी सारी आय शामिल की जाएंगी, बट एक ऐसी आय है इसकी जो इसकी कुल आय में शामिल नहीं करनी है। वो कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है वो सब चीज़ें। तो देखिए कौन सी आय इसकी नहीं शामिल करनी है इसकी कुल आय में। ऐसा कोई सा भी व्यवसाय जिसका प्रबंध नियंत्रण यदि भारत से किया जा रहा है, ठीक है, व्यवसाय विदेश में स्थित है पर उसका प्रबंध नियंत्रण भारत से किया जा रहा है असाधारण निवासी की स्थिति में, तो उसकी कुल आय जो होंगी, जो उसने अर्जित की है, विदेश में भी अर्जित करता है व्यवसाय, इस तरह के व्यवसाय की आय जो है वो विदेश में भी अर्जित कर सकता है या भारत में भी उसको प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से अगर भारत से प्रबंधित या नियंत्रित व्यवसाय की कोई आय कमाता है असाधारण निवासी, तो उसकी कुल आय में शामिल करनी है, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा व्यवसाय है जो भारत के बाहर से प्रबंध नियंत्रित है और भारत से बाहर विदेश में आय प्राप्त की गई है, कोई भी व्यापार या पेशा है जिसका प्रबंध नियंत्रण भी बाहर से ही किया जाता है विदेश में और आय भी बाहर ही प्राप्त की जाती है, बट एक असाधारण निवासी है वो करदाता भारत में, तो ऐसी आय को उसकी कुल आय में शामिल नहीं करना है। समझ गए मेरी बात? प्रैक्टिकल क्वेश्चन से और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उस पर देखना आप इसको किस तरह से उसको शामिल करना है। तो अब देखना है कि असाधारण निवासी है तो उसके लिए ये वाला प्रोविज़न होगा, सिर्फ इतना सा याद रखना है आपको, बाकी सेम होगा। साधारण निवासी और असाधारण निवासी के लिए बाकी सारे प्रोविज़न सेम है। भारत में प्राप्त होती है या समझी जाती है या भारत में उपार्जित होती है या उपार्जित समझी जाती है, ऐसी सारी आय एक साधारण निवासी और एक असाधारण निवासी के लिए दोनों भारत में टैक्सेबल होंगी। बस शर्तें आपको ये ध्यान रखना है कि वो आय भारत में कर मुक्त तो नहीं है, क्योंकि कर मुक्त आयों के लिए भी एक अलग से लेसन है। कौन सी आय की नेचर किस तरह की है, अगर कृषि से आय होती है या लाभांश से आय होती है या किसी चंदे से आय होती है, तो कुछ इस तरह की आय हैं जिनको इनकम टैक्स अधिनियम के तहत बिल्कुल ही कर मुक्त किया गया है। उनको कुल आय में तो शामिल करेंगे, बट जब टैक्सेबल इनकम जब निर्धारित करते हैं तो उसको कुल आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं। ये जो प्रोविज़न है अपना, ये जो प्रोविजन अपन इस सेक्शन के जो देख रहे हैं, निवासी स्थिति के आधार पर कुल आय का क्षेत्र निर्धारित करते हैं अपन, ये अपन सिर्फ उसकी कुल आय की गणना के हिसाब से करते हैं, टैक्सेबल आय की गणना के हिसाब से नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर हर आय को अपने को देखना है किस तरह से शामिल करना है। कर मुक्त वाले प्रोविज़न को ध्यान में रखकर अपने को ऐसा नहीं करना है। अगर आप टैक्सेबल इनकम बोल के कि एक निवासी स्थिति के आधार पर कर योग्य आय की गणना अगर अपन करते हैं तो आपको नोट देने पड़ेंगे, वर्किंग नोट देने पड़ेंगे कि ये फला आय करमुक्त है इसलिए इसकी कुल आय में इसको शामिल नहीं करना है, ये आय इसकी करमुक्त मानी गई है इस धारा के तहत इसलिए इसकी आय को करमुक्त मानते हुए इसमें कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कुल आय की गणना कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशन में सारी आय दिखानी पड़ेंगी, करमुक्त होते हुए भी आपको उसकी कैलकुलेशन में उसको दिखाना पड़ेगा, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी के कॉलम में। ठीक है, तो ये असाधारण निवासी की स्थिति में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि पेशा या व्यापार या कोई भी ऐसी उसकी कोई गतिविधि है जिसका प्रबंध नियंत्रण भारत से हो रहा है तो वो आय चाहे भारत में प्राप्त हो चाहे विदेश में प्राप्त हो उसको भारत के अंतर्गत उसको टैक्सेबल मानते हुए उसकी कुल आय में शामिल करना है। परंतु व्यवसाय का प्रबंध नियंत्रण भारत से बाहर है और आय भी भारत से बाहर ही प्राप्त की जा रही है तो उसकी आय में उसको शामिल नहीं करना है। असाधारण निवासी और निवासी दोनों में शामिल नहीं करना है। अब बात आती है अनिवासी करदाता की, कौन सी आय इसकी क्या नाम से भारत में कर योग्य मानी जाएंगी। देखिए इसके लिए भी सिंपल सा प्रोविज़न है, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। इस धारा में क्या लिखा हुआ है ये तो आपके जब क्वेश्चन अगर थ्योरिकल होता है तब आपको लिखना है, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक अनिवासी करदाता की सिर्फ वो आय भारत में कर योग्य मानी जाएंगी जो या तो उसने भारत में प्राप्त की है या भारत में प्राप्त समझी जाएगी। ठीक है, और ऐसे व्यवसाय से प्राप्त की गई है जो व्यवसाय भारत में या तो भारत में कर रहा है या विदेश में कर रहा है। ठीक है, अगर विदेश में ही प्राप्त की है और विदेश से ही उसका प्रबंध नियंत्रण हो रहा है तो वो आय भारत से कमाई हुई नहीं मानी जाएंगी। आप खुद अपने विवेक से ये निर्णय कर सकते हो, बट आपको इनकम टैक्स का प्रोविज़न भी ध्यान में रखना है। विवेक से ये बात पता भी लगा सकते हैं कि ये आय भारत में टैक्सेबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बट उसके लिए प्रोविज़न भी क्या कहता है वो चीज़ भी अपने को
आनी चाहिए। अगर विदेश से प्राप्त हुई है और विदेश में ही उसका प्रबंध नियंत्रण हो रहा है व्यवसाय का, तो एसीआई भारत में तो मानी ही नहीं जाएंगी, तो वो टैक्स भी उस विदेश में उसमें लगाया जाएगा, भारत में उसमें टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनिवासी की स्थिति में तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि भारत में अगर प्राप्त होती है और भारत में प्राप्त समझी जाती है, ठीक है, वही आय को उसकी आय में टैक्सेबल करना है। बाकी की जो प्रोविज़न है वो आपके साधारण निवासी और असाधारण निवासी के लिए बहुत ही ईजी है और सिंपल है, आसानी से याद कर सकते हो। ऐसा इसमें कुछ ध्यान में रखने का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर निवासी स्थिति का निर्धारण करना आ जाता है, निवासी स्थिति से संबंधित प्रोविज़न और उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से आपने अच्छे से समझा है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कुल आय का क्षेत्र आप आसानी से निर्धारित कर सकते हो। आई थिंक इस वीडियो में काफ़ी है, क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक लगभग 5-6 वीडियो में मैंने कवर किया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए हैं अपन ने ज़्यादा, इस वजह से ये टॉपिक थोड़ा लंबा खिंच गया है और कुछ वीडियोस भी अपने थोड़ा ज़्यादा लंबे हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इन वीडियोस को देखें आप, ये टॉपिक आपको आसान, बहुत ही आसान लगेगा। और अपन इसके बेस पे अगले जो टॉपिक्स होंगे अपने, जो इनकम के जो हेड्स हैं, टैक्सेबल या एग्जम्प्टेड इनकम जो होंगी, कर मुक्त आय कौन कौन सी है, उनको आसानी से, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे और एक करदाता की कुल आय का निर्धारण किस तरह से करते हैं बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ये प्रैक्टिकल चीज़ें आप इन्हीं से कवर करोगे। थ्योरिकल मैटर अपन अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। जो आयकर अधिनियम कहता है उसी के अकॉर्डिंग अपन को एक करदाता की आय की गणना करनी है, तो अपने को सारे प्रोविज़न इसके आने चाहिए। कौन सा प्रोविज़न, कौन सा सेक्शन क्या कहता है निवास स्थिति के बारे में और कुल आय के बारे में, वो अपने को ज़रूर पता होना चाहिए। और ये सब सिर्फ आप इसको, किताब को पढ़ के और थोड़ा जो वीडियोज़ हैं उनको देख के समझ पाओगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, बाहर मत निकलिए, मास्क और सैनिटाइज़र का लगातार इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे प्यारे बच्चों।